संस्कृत व्याकरण का अभ्यास हम आरंभ कर रहे हैं। सरस्वती वंदना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञानरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रणाम मंत्र। यहाँ व्याकरणकार तीन है, यहाँ पे वररुचि, पतंजलि और पाणिनि। ये तीन व्याकरण के माने संस्कृत व्याकरण के जो आदि गुरु है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। अहम प्रणतोस्मि मुनित्रयम्, तीन मुनियों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। किस किस को? पाणिनिम सूत्रकारम च, जो सूत्रकार है। पाणिनि की जो वेदा व्याकरण सूत्र है, अष्टाध्यायी कहते हैं उसको। करीब 4000 सूत्र है। उस सूत्रों का संकलन करते हुए यहां इन 4000 सूत्रों में वैदिक पद्धति से जो संस्कृत का विवरण है और लौकिक संस्कृत भी इन 4000 श्लोकों में या कहते हैं कि सूत्रों में बद्ध है। इस सूत्रों में वार्तिक लिखा और अच्छी तरह से समझने, इन सूत्रों को अच्छी तरह से समझने के लिए वार्तिक लिखा, उनका नाम है वररुचि। वाक्यकारम वररुचिम, उन सूत्रों का वाक्य रूप में समझने के लिए, अच्छी तरह से हमारी बुद्धि में अवगाहन होने के लिए वररुचि, ये पाणिनि के ही एक सहअध्यायी कहे जाएंगे, उन्होंने ये वार्तिक लिखा। भाष्यकारम पतंजलिम, पतंजलि जो हमारे योग सूत्र के प्रणेता है, योग सूत्रों को जिन्होंने, उन्होंने इस पाणिनि सूत्रों पे भाष्य लिखा ताकि और आसानी से मनुष्य अच्छी तरह से ये भाषा का अवगाहन करें। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। पतंजलि का अवदान हमारे मनुष्य प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु क्योंकि मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए मुख्यतः तीन वस्तुओं की आवश्यकता है। वो क्या क्या है? एक है शरीर। तो उन्होंने शरीर कैसे अच्छा रखा जाए, इसके लिए उन्होंने ये आयुर्वेद पे भाष्य लिखा। दूसरी चीज है हमारा मन। मनुष्य मन से भी कार्य करता है और उसके लिए उन्होंने मन शांत कैसे करे, मन को कैसे समझे, उसको अच्छी तरह से कैसे कल्चर करें, उसके लिए उन्होंने पतंजलि मतलब योग सूत्र लिखा। मन का अच्छी तरह से उसको सुदृढ़ करने के लिए, बलवान करने के, मन को बलवान करने के लिए, शरीर को बलवान करने के लिए आयुर्वेद, मन को बलवान करने के लिए योग सूत्र, और मनुष्य प्राणी के लिए, क्योंकि वो सोशल एनिमल कहा जाता है उसको, भाषा, कम्युनिकेशन, और उसके लिए
व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दिस इज अ शास्त्र, ये जो शास्त्र है बेस्ड ऑन साउंड, साउंड मेड आउट ऑफ माउथ। और सांस, बहुत सारी प्राणी जो होते हैं या पुराने जो मनुष्य थे, केव्स, वो कुछ आवाज करते थे, ड्रम बजाना या पेड़ के ऊपर आवाज करना या चिल्लाना या ऐसे। और पंछियां भी, पंछी या प्राणी भी कुछ आवाज करते हैं, जिससे वो अपने ही जो अ, कुत्ता हो तो कुत्ते को ही उसकी भाषा समझेगी, लेकिन वो भाषा सबको उस प्राणियों में समझ में आती है। जंगल में कुछ पंछी ऐसे होते हैं जो कुछ आवाज करते हैं और कहते हैं कि वहां से शेर आ रहा है या कुछ खतरा है, तो बंदर या और जो प्राणी है वहां से भाग खड़े होते हैं। तो वो साउंड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन एक साउंड से होता है। वैसे ही मनुष्य के लिए साउंड कम्युनिकेशन इज व्याकरण। इसलिए पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखा और मनुष्य का परम कल्याण किया, जिसके आधार पर हम अब जितनी भी भाषाएं बनी हैं, ये पाणिनि के सूत्रों के आधार पर ही, साउंड के आधार पर ही पूरा व्याकरण शास्त्र बना हुआ है। तो सामने वाले को हम कुछ साउंड निर्माण करते हैं, उसको ठीक ठीक वो कम्युनिकेट, मैं क्या कहने जा रहा हूं, वो सामने वाले व्यक्ति को ठीक ठीक समझे, इसके लिए इन साउंड का उपयोग करके पाणिनि ने वो ये सूत्र बनाए हैं। लोगों को ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये बेसिक है। किसी भी प्राणी को कम्युनिकेट करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ये पाणिनि। फिर से एक बार ये प्रणाम मंत्र कहता हूं, मेरे पीछे आप भी दोहराइएगा म्यूट में ही। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। ये संस्कृत का ध्येय मंत्र है, हम ये आखिर में उसको दोहराएंगे। तो संस्कृत क्या है उसके बारे में ये कुछ यहाँ कहते हैं कि कैसे व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते उत्पादयन्ते अनेन व्याकरणः, जिसके द्वारा उत्पाद किया जाता है या व्युत्पाद किया जाता है, कुछ बदल किया जाता है। ल्युट प्रत्यय क्रू धातु करण व्युत्पत्ति, मैंने उस वो जो संस्कृत, ये तीन चार शब्द जो है ना, कुछ युक्ताक्षर है, कुछ अलग अलग है, तो उसमें कैसे बना ये शब्द, इसके बारे में। शब्द प्रपंचक विज्ञान है ये, उसको व्याकरण क्या है, शब्द प्रपंचक विज्ञान। शब्द, शब्द क्या है, ये एक साउंड है। शब्द, इससे हम क्या व्यक्त करते हैं, भावना व्यक्त करते हैं, अर्थ प्रकट होता है। और भाषा कैसे बनती है, वाक्यों से, पदों से और वर्ण। बेसिक है उसका वर्ण, मतलब सिंगल सिलेबस ए बी सी डी जैसे होता है, यहां पे भी जो वर्ण है वो बेसिक है। और दो वर्ण एक साथ मिलने से दो या दो से अधिक उसका पद होता है, और पद और जो है वो दो से अधिक हो तो उसका वाक्य बनता है, और उस वाक्य को कुछ अर्थ होता है, और वो जो ध्वनि बनता है उससे भाषा प्रकट होती है मनुष्य की। अब ये वर्ण कौन से हैं वो हम देखते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ऋ, ऋ, लु, ओ, औ,
अम, अह, ये वर्णमाला हुई। और ये इसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व वर्ण, स्वर वर्ण। इसमें दो प्रकार के हैं। ओ, आ, मैंने आ को एक्सटेंड किया। ओ, ई को एक्सटेंड किया, जो उसके ऊपर जो पहले जो आ के ऊपर आकार है और एक डंडी लगी है, उससे उसका दीर्घकरण होगा। ई को ऊपर में एक जो रफार है, जो टिकी लगाई हुई है, उससे उसका दीर्घीकरण हुआ। ऊ, ऊ, ऊ को जो पीछे एक पूंछ लगी हुई है, उससे उसका दीर्घीकरण हुआ। ए, आई, र, र, रलु, ओ, औ, अम, अह, ये हुए स्वर वर्ण। उसमें दो प्रकार है, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। जो दीर्घ नहीं है, जैसे पहले स्लाइड में हमने क्या दिखा, आ, वो हम यहां से निकाल दिए हैं। अ, ई, उ, ए, ल, इसको ह्रस्व वर्ण कहते हैं। किसको? इसीलिए क्योंकि उनको उच्चारण करने के लिए एक मात्रा, मात्रा मतलब टाइम पीरियड, जितना कितना लगता है, एक, अ, ई, उ, इसको मात्रा कहते हैं। ई, उ, ऐसा करने से वो फास्ट हो जाएगा, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए उसको उसी मात्रा में बोलना होता है। ओ, ई, उ, ए, ल। जो आखिर का जो ल है, ल, और उसके नीचे जो ट के जैसा लगा हुआ है, वो सिर्फ वैदिक मंत्रों में ही उसका उल्लेख होता है। जनरली सामान्य बोलचाल की जो लौकिक भाषा है या लौकिक साहित्य है, उसमें बहुत ही या नगण्य उसका उपयोग होता है। तो ह्रस्व वर्ण मतलब एक मात्रा। और उसमें दूसरा दूसरा ग्रुप है दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ मतलब जो पहली एक मात्रा थी उसको दो बार मैंने एक्सटेंड करना है, डबल करना है। ओ उच्चारण किया तो आ, ई, ऊ, ए, ऋ, ओ, औ, ऐसे उसको एक्सटेंडेड उच्चारण करना होता है। इसके कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। यहां तक समझ में आया? ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण, स्वर वर्ण। जी। जी। अब आता है अवग्रह, प्रोलॉन्ग्ड उच्चारण। अ ही होगा ऐसा कुछ नहीं, कौन सा भी वर्ण होगा, स्वर वर्ण होगा, उसका एक्सटेंडेड उच्चारण जब करते हैं उसको कहते हैं प्लूत स्वर वर्ण, एक्सटेंडेड। समझो मैं किसी को पुकार रहा हूं दूर से, तो हम क्या कहते हैं? तो समझो हम किसी को पुकारना हो, कोई नाम है सुचंदन, तो हम क्या करेंगे? सु सुचंदन, दन, ये जो हुआ दैट इज एक्सटेंडेड। दन, ये जो एक्सटेंडेड वर्ड है दैट इज कॉल्ड प्लूत स्वर वर्ण। वो कौन सा भी हो सकता है, ज्यादातर उच्चारण में होता है या वैदिक मंत्रों में ये आता है। और समझो दो दो वर्ण एक साथ जब जुड़ जाते हैं संधि में, वो आता है। संधि वगैरह क्या है हम कालांतर में देखेंगे। और एक उसको अलग किया है, अम, अहा, अनुस्वार और विसर्ग।
अ के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है उसे कहते हैं अनुस्वार। स्वार मतलब उसके उसके ऊपर बैठा हुआ कौन है, अनु। अम और विसर्ग अह, उसके बाद में जो दो बिंदियां ऊपर नीचे लगी होती हैं एक कोलन की तरह, उसे विसर्ग कहते हैं। अम आह, अयोग वाह स्वर वर्ण। अयोग वाह मतलब वो उनका खुद का कुछ चलन नहीं होता, वो किसी स्वर के साथ ही जोड़ करके उसको बोला जाएगा, या किसी व्यंजन के साथ बोलना भी हो तो उसके बीच में एक स्वर वर्ण होगा। स्वर वर्ण के साथ ही अनुस्वार और विसर्ग चलते हैं और वही उनका उपयोग होता है, इसलिए उसको अयोगवाह स्वर वर्ण कहा जाता है। तो यहां हमने तीन प्रकार देखे स्वर वर्णों के। वर्णमाला जो स्वर वर्ण पहले होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों में पूरा ये एक ग्रुप हो गया स्वर वर्णों का। उस स्वर वर्णों का और दो भाग में उनको विभाग किया। एक हुआ स्वर ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण, और तीसरा ग्रुप है उनका ये अयोगवाह, अम आह। ये हुआ तीन ग्रुप में उनको डिवाइड किया, ये समझने के लिए और उनका उपयोग कैसे किया जाए वो जानने के लिए ये है। अब जाते हैं व्यंजन वर्णों के पास। ये व्यंजन वर्ण, व्यंजन मतलब किसी के साथ वो रहते हैं, वो रहने से ही चीज बनती है। हम जो भोजन करते हैं उसे कहते हैं व्यंजन, क्योंकि भोजन तभी बनेगा जब सब्जी तरकारी दाल वगैरह होगा, वो सब मिला करके उसको कहते हैं व्यंजन। वैसे ही व्यंजन वर्णा, इन वर्णों के साथ दिस सिलेबस, सिलेबल जो है ये छोटे छोटे वर्ण जो है, उनको लेकर ही हमारी भाषा बनेगी, वाक्य बनेंगे, पद बनेंगे और हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सिर्फ हम स्वर वर्ण लेंगे तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। व्यंजनों के साथ ही हमारा भोजन बनेगा, वैसे ही इन वर्णों के साथ ही हमारी भाषा बनेगी, हमारी भावनाएं हम व्यक्त कर पाएंगे। तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य व र ल ह स श ष ळ क्ष औद ज्ञ। ये हुए व्यंजन वर्ण। और आप पूछेंगे नीचे उसके ऐसा हल, उसे कहते हैं हलंत, तो उसका उच्चारण क नहीं होगा, उसका उच्चारण होगा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, व, र, ल, ह, स, श, ष, ळ, क्ष, ज्ञ, त्र। तो आपको दोनों उच्चारणों में क्या क्या अलग है आपने देखा,
और उच्चारण के समय भी आपको पता लगा होगा, या आप मेरे पीछे में शायद दोहराते होंगे, तो आपको पता चला होगा कि आपका जो उच्चारण है अलग अलग क्षेत्र से हुआ है। ये जो हमारा साउंड, दिस इज कॉल्ड साउंड ट्रैक, यहां से यहां तक, मुख से होते हुए यहां से यहां, ये हुआ हमारा साउंड ट्रैक। तो वहां से अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के वर्ण का उच्चारण किया जाएगा। तो हम प फ ब भ म जो कहते हैं, तो ओ यहाँ का उच्चारण आपको पता लगे, प फ, वो तो ज्यादातर वो प्रकाश में आप इफेक्ट दिखता है, और बाकी वर्ण जो है आप अनुभव कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं स्थान। वर्ग कहा है, मतलब ये जो मैंने अलग अलग करके दिखाया उसको वर्ग कहते हैं। कु चू टू तू पू, ये हुए वर्ग उसके, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो कु, क क्यों नहीं लिखा सिर्फ, क्योंकि क एक पूर्ण शब्द है, इसलिए उसको अलग करने के लिए कु किया है, कुवर्ग। उसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ, यही जो यहां पे है ना, कंठ, कंठ। आप यहां थोड़ा हाथ लगाइए और आपको पता चलेगा कि आपका उच्चारण कैसे हो रहा है। क, ख, ग, घ, ङ,